जय हिंद साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका दोस्त एंड दोस्त बिलास जैन हाजिर हूँ आप सबके बीच डेली करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। दोस्तों, आज की क्लास में हम 10 जनवरी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। साथ ही उनसे जुड़े हुए स्टैटिक जीके को भी कवर करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सब बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक पूरा मन लगाकर देखिएगा। और उससे पहले एक और निवेदन है कि आप लोग प्लीज जल्दी से जल्दी सबको शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव आ सकें। दोस्तों, और अगर आपको यह क्लास पसंद आए तो प्लीज क्लास को लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बेल आइकॉन प्रेस करके हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुरंत तुरंत पाएं। दोस्तों, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस मीडिया कंपनी ने 2019 में किए गए उनके कामों के लिए देश भर के पत्रकारों के लिए रामनाथ गोयन का उत्कृष्टता पत्रकारिता अवार्ड की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है: ए द टाइम्स ग्रुप, बी इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप, सी जी न्यूज और डी राइटर्स। तो दोस्तों, याद रखिए कि हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने 2019 में किए गए उनके कामों के लिए देश भर के पत्रकारों के लिए रामनाथ गोयन का उत्कृष्टता पत्रकारिता अवार्ड की घोषणा की है। दोस्तों, आरएनजी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में भारत में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। दोस्तों, याद रखिए इसकी शुरुआत कब से हुई है? आरएनजी का मतलब है रामनाथ गोयन का उत्कृष्टता पत्रकारिता पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी 2006 से। तो यह प्रत्येक वर्ष 2006 से आयोजित किया जा रहा है। और यह इस साल किसने किया है इसकी घोषणा? तो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा इसकी घोषणा की गई है, जो कि 2019 वाला ईयर है उसके लिए है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, ह्यूस्टन कोविड-19 वैक्सीन कॉर्बेवैक्स को हाल ही में किसने भारत में उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन है: ए स्वास्थ्य मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी नीति आयोग और डी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। दोस्तों, याद रखिए कि ह्यूस्टन कोविड-19 वैक्सीन कॉर्बेवैक्स को हाल ही में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। दोस्तों, याद रखिए वर्तमान में डीसीजीआई कौन है, मतलब ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया? तो बीजी सोमानी, डॉक्टर बीजी सोमानी वर्तमान में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है। याद रखिए यह घोषणा टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल और बॉयलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन ने की है। दोस्तों, किसने की है? तो टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल और बॉयलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन द्वारा यह घोषणा की गई है। टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल के सेंटर फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट में वैक्सीन एंटीजन की प्रारंभिक निर्माण और उत्पादन प्रक्रिया विकसित की गई थी। दोस्तों, याद रखिए कहाँ पर यह विकसित की गई? तो टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल में यह विकसित की गई। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है: ए केरल सरकार, बी महाराष्ट्र सरकार, सी गुजरात सरकार और डी बिहार सरकार। तो दोस्तों, याद रखिए कि हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने राज्य में स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी SSIP 2.0 लॉन्च की है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और शिक्षा मंत्री जीतू बघानी ने हाल ही में स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च की है। इस पॉलिसी को अकादमिक संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नवाचार में स्कूली शिक्षा को आर्थिक रूप से समर्थन देने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। दोस्तों, याद रखिए इसके लॉन्चिंग में कौन कौन शामिल था? तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, जिनका नाम ऑलमोस्ट सबको याद रहता क्योंकि स्टेट वाइज सीएम और गवर्नर याद किए जाते हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि भूपेंद्र पटेल के साथ कौन थे, और क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेते हैं, मोस्टली एसएससी वाले इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो याद रखिए कौन? गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू बघानी थे। अब नजर डालें हम गुजरात की तरफ, तो सबसे पहले मैप में देखेंगे गुजरात की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। गुजरात की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है पाकिस्तान से। अब इसकी अगर हम तटीय सीमा देखें तो यह गल्फ ऑफ कच्छ मतलब कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ खम्बात मतलब खम्बात की खाड़ी, और अरेबियन सी मतलब अरब सागर से इसकी सीमा लग रही है। दोस्तों, याद रखिए भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य अगर आपसे पूछा जाता है तो उसका नाम गुजरात ही है, जिसको हम देख रहे हैं। गुजरात भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। दोस्तों, पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के स्थान पर गुजरात में कच्छ का रण स्थित है।
यह टोटल एक जिला है और इसी की वजह से यह भारत का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ का रण आपको याद रखना है। दोस्तों अब इसकी अगर हम राजकीय सीमा देखें तो राजस्थान से इसकी राजकीय सीमा यहाँ पर, ये मध्य प्रदेश और नीचे महाराष्ट्र से इसकी राजकीय सीमा लग रही है। केंद्र शासित प्रदेश में दमन एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली से इसकी सीमा लगती है, यह आप याद रखिए। आगे अब स्टैटिक जी के देखेंगे गुजरात से रिलेटेड, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। गुजरात के राज्यपाल वर्तमान में श्री आचार्य देवव्रत जी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है, याद रखना है। दोस्तों गुजरात के पड़ोसी राज्य में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दमन एवं दीव और दादरा और नगर हवेली, यहाँ पर आपको याद रखना है। दोस्तों कितने हैं इसके पड़ोसी राज्य? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र 3 राज्य, दमन एवं दीव, दादरा और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश इसके पड़ोसी है। दोस्तों लोकनृत्य देखें तो गरबा, डांडिया, यह दोनों लोकनृत्य तो इंडिया ही नहीं ऑलमोस्ट वर्ल्ड में भी फेमस है। गुजराती लोकनृत्य कौन कौन से? गरबा और डांडिया। याद रखना है दोस्तों। तो भवई रासलीला, लास्या पनियारी, जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा तो लास्या पनियारी। यह क्यों होगा बताता हूं। इसका प्रोनाउंसिएशन करो, वर्डिंग से यह थोड़ा सा महाराष्ट्रियन लगता है कि जैसे महाराष्ट्र साइड का हो, लेकिन आपको याद रखना है मुख्यतः गुजरात का है लास्या पनियारी। दोस्तों आगे देखें तो नदियां देखें गुजरात में तो साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती और सरस्वती गुजरात में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। अन्य कई नदियां हैं लेकिन साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, सरस्वती, बनास, यह नदियां मुख्य आपको याद रखना है। दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान देखें तो गुजरात में स्थित राष्ट्रीय उद्यान में गिर वन्यजीव अभ्यारण्य, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, कृष्ण मृग राष्ट्रीय उद्यान, मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभ्यारण्य, बेलावदार राष्ट्रीय उद्यान, बसंदा राष्ट्रीय उद्यान, यह प्रमुख यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात के, याद रखिए। दोस्तों गुजरात में स्थित बांध देखें तो सरदार सरोवर बांध, यह जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखने लायक है, इसको याद रखिए। दोस्तों सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर गुजरात में। याद कैसे करेंगे? नर्मदा सरदार गुजर गई, नर्मदा सरदार गुजर गई, गुजर से गुजरात हो जाएगा, ऐसे याद कर लीजिए। दूसरा है उकाई बांध। तो उकाई दोस्तों क्या होता है? कभी कभार आपको जैसे वॉमिटिंग वाली फीलिंग आती है, उसको उकाई बोलते हैं। और ताप्ती से आप इसको हीट ले लीजिए, जब जब ताप बढ़ेगा तो आपको उकाई भरेगी। इस तरह से आपको याद रखना है। तो उकाई बांध ताप्ती पर है और जब ज्यादा उकाई होगी तो आप गुजर जाएंगे। इस तरह से आप याद रख सकते हैं गुजरात में। दांतीवाड़ा बांध बनास नदी पर, धारोई बांध साबरमती नदी पर और कड़ाना बांध माही नदी पर। दोस्तों दांतीवाड़ा बांध और धारोई बांध आप याद रखिए, जबकि कड़ाना बांध आपको बहुत अच्छे से याद रखने की जरूरत है। इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि यह है माही नदी पर बनाया गया और माही नदी ही वह नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी है? माही नदी। आपको यह याद रखना है। साथ ही दोस्तों यह याद रखना है कि यह किस राज्य में है? तो गुजरात में। इसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, लेकिन इस गुजरात में यह बांध बनाया है, इस पर कड़ाना बांध। दोस्तों यहाँ बांधों से जुड़ा हुआ एक फैक्ट और बता दें जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। तो सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर है, तो नर्मदा जल विवाद भी पूछा जाता है एग्जाम्स में। जो आपको याद रखना है, इसमें सब मिले 4 राज्य कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। इन 3 राज्यों से तो नर्मदा नदी बहती है और यह तीनों शामिल है। लेकिन चौथा राज्य राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो नर्मदा नदी जहां से प्रवाह नहीं है, लेकिन फिर भी इस विवाद में शामिल है। साथ ही नर्मदा नदी में आप याद रखिए कि यहाँ की बिजली में सर्वाधिक हिस्सा किसको मिलता है? सरदार सरोवर बांध से। तो मध्य प्रदेश को, क्योंकि नर्मदा नदी का सबसे लंबा हिस्सा यानी सबसे ज्यादा हिस्सा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। और जबकि राजस्थान को बिजली में हिस्सा नहीं मिलता है, सिर्फ पानी मिलता है। याद रखिए दोस्तों। आगे देखें हम गुजरात में स्थित शहरों के उपनाम। तो भारत का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर। गुजरात में स्थित अहमदाबाद को 2 उपनामों से जाना जाता है, भारत का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर। और ये यहाँ नहीं, विश्व में जाना जाता है। आगे दूसरे देखें तो भारत का हीरा शहर और भारत का कपड़ा शहर कहाँ किसको जाना जाता है? तो गुजरात में स्थित सूरत को। सूरत को भारत का कपड़ा शहर और भारत का हीरा शहर कहा जाता है। अब गुजरात का अगर उत्पादन क्षमता देखें दोस्तों, तो भारत में कपास, मूंगफली, नमक और दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। याद रखना है गुजरात। कौन कौन का? दोस्तों कपास, मूंगफली, नमक और दूध, 4 प्रोडक्ट में सबसे आगे है गुजरात भारत में। दोस्तों तंबाकू के उत्पादन में गुजरात दूसरे स्थान पर है, क्योंकि तंबाकू में पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है। याद रखिए।
दोस्तों गुजरात का उपनाम देखें अगर, तो गुजरात का उपनाम है पश्चिम का गहना। याद रखना है दोस्तों, पश्चिम का गहना गुजरात का उपनाम है। पश्चिम के गहने से याद आया दोस्तों, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु भी गुजरात में ही है। और यह आज आप लोगों का टास्क है कि भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते हैं दोस्तों अब आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत के शीर्ष अंकशास्त्री जेसी चौधरी ने हाल ही में लगभग कितने प्रतिभागियों को प्राचीन विज्ञान के बारे में शिक्षित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? आपके ऑप्शन है ए 3000 प्रतिभागियों, बी 6000 प्रतिभागियों, सी 8000 प्रतिभागियों और डी 10,000 प्रतिभागियों। तो दोस्तों याद रखिए कि भारत के शीर्ष अंकशास्त्री जेसी चौधरी ने हाल ही में लगभग 6000 प्रतिभागियों को प्राचीन विज्ञान के बारे में शिक्षित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भारत के शीर्ष अंकशास्त्री जेसी चौधरी ने 6000 प्रतिभागियों को प्राचीन विज्ञान के बारे में शिक्षित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों इसके पहले विश्व में कहीं भी 2022 का पहला विश्व रिकॉर्ड नहीं बना था, जो कि बनाया है किसने? भारत के शीर्ष अंकशास्त्री सर जेसी चौधरी द्वारा इसको बनाया गया है, मतलब रिकॉर्ड बनाया है। इस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन कार्यालय ने इस उपलब्धि के लिए एक नई श्रेणी न्यूमरोलॉजी खोली है। दोस्तों याद रखिए कौन सी नई श्रेणी खोली गई है? न्यूमरोलॉजी। किसके द्वारा? तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन कार्यालय द्वारा यह घोषणा की गई है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में कानून बनाकर बाल विवाह पर पाबंदी लगा दी है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी रूस, सी ऑस्ट्रेलिया और डी फिलीपींस। तो दोस्तों याद रखिए कि हाल ही में फिलीपींस राज्य देश ने कानून बनाकर बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दी है। दोस्तों यूनिसेफ के आंकड़ों के मुताबिक नाबालिग लड़कियों की शादी करने के मामले में विश्व भर के देशों में फिलीपींस 12वें स्थान पर है। अब फिलीपींस में 18 साल से छोटी लड़की की शादी करने पर माँ बाप को 12 साल तक की जेल हो सकती है। दोस्तों याद रखिए यह कानून किसने? तो फिलीपींस में पारित किया गया है। अब नजर डालें फिलीपींस की तरफ, तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला, मुद्रा है पेसो और राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतेर्ते। याद रखना है दोस्तों, राजधानी मनीला, मुद्रा पेसो और राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते। दोस्तों आगे देखें तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र तथा एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों याद रखिए एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यही दुकान मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मनीला में, याद रखना है। साथ ही दोस्तों मनीला में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है, याद रखिए। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी के तहत सर्वश्रेष्ठ ऑटोमेशन के लिए यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है? आपके ऑप्शन है ए देना बैंक, बी साउथ इंडियन बैंक, सी बैंक ऑफ इंडिया और डी इंडियन बैंक। तो दोस्तों याद रखिए कि हाल ही में साउथ इंडियन बैंक ने हाल ही में क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी के तहत सर्वश्रेष्ठ ऑटोमेशन के लिए यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है। दोस्तों पुरस्कार का 2021 संस्करण परिवर्तनकारी स्वचालन परियोजनाओं के माध्यम से परिवर्तन लाने के लिए भारत और दक्षिण एशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में व्यक्तियों और संगठनों के योगदान को मान्यता देता है। दोस्तों अब इसी पुरस्कार के अंतर्गत आने वाले अन्य पुरस्कारों की तरफ भी हम साथ में नजर डालेंगे। तो देखेंगे दोस्तों अन्य पुरस्कार एक श्रेणी में और किसके लिए दिया गया यह भी। तो बेस्ट कोग्निटिव ऑटोमेशन किसको दिया गया है? तो ईबाई ग्लोबल डिलीवरी सर्विसेज और प्राइस वाटर हाउस कूपर्स को दिया गया है बेस्ट कॉग्निटिव ऑटोमेशन। बेस्ट फर्स्ट टाइम ऑटोमेशन किसको दिया गया है? तो तीजे और सापुरजी पल्लौनजी एंड कंपनी को दिया गया है बेस्ट फर्स्ट टाइम ऑटोमेशन। बेस्ट ऑटोमेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड किसको दिया गया है? तो रैकेट और JSW ग्लोबल बिजनेस सॉल्यूशंस को बेस्ट ऑटोमेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। बेस्ट सिटीजन डेवलपर प्रोग्राम किसको दिया गया है दोस्तों? तो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस और HP इंक, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस और HP इंक को दिया गया है
बेस्ट सिटीजन डेवलपर प्रोग्राम। दोस्तों स्पेशल यूआई पाथ रिकॉग्निशन किसको दिया गया है? तो JSW स्टील लिमिटेड और ओमेगा हेल्थ केयर को दिया गया है स्पेशल यूआई पाथ रिकॉग्निशन। साथ ही याद रखिए कि साउथ इंडियन बैंक को कौन सा तो क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी के तहत सर्वश्रेष्ठ ऑटोमेशन के लिए यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 दिया गया है साउथ इंडियन बैंक को। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए कौन से राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे और डी चौथे। तो दोस्तों याद रखिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा की है। दोस्तों केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा की है। इस तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। इसके बाद राजस्थान और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु को स्थान मिला है। दोस्तों इस पुरस्कार के साथ एक प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नगद पुरस्कार भी मिलता है। तो दोस्तों याद रखिए यह किसने इसकी घोषणा की है? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा इसकी घोषणा की गई है। यह तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, आपको याद रखना है। इसके तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है, याद रखिए। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में क्रिकेटर सैफ अली वर्मा को अपना ब्रांड एंडोर्सर नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है ए कैनरा बैंक, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी इंडियन बैंक और डी यस बैंक। तो दोस्तों याद रखिए कि हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में क्रिकेटर सैफ अली वर्मा को अपना ब्रांड एंडोर्सर नियुक्त किया है। दोस्तों सैफ अली वर्मा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर हैं। दोस्तों सैफ अली वर्मा के पहले मेल एंड फीमेल दोनों को कंबाइन कर लिया जाए, यानी मैन एंड वुमेन को भारत के लिए क्रिकेट टीम में, तो याद रखिए कि सैफ अली वर्मा के पहले सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का रिकॉर्ड भारत के लिए किसके नाम था? सचिन तेंदुलकर के लिए। लेकिन सचिन तेंदुलकर के 30 साल पुराने इस रिकॉर्ड को किसने तोड़ा है? तो सैफ अली वर्मा ने, क्योंकि यह मात्र 16 साल कुछ दिन की उम्र में क्रिकेट खेली थी। दोस्तों अब नजर डालें बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय थे। इसके स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुई थी। मुख्यालय वर्तमान में बड़ोदरा में स्थित है। इसके MD एंड CEO संजीव चड्ढा, अध्यक्ष हंसमुख आधिया है। दोस्तों याद रखिए MD एंड CEO कौन है? संजीव चड्ढा और अध्यक्ष कौन है? हंसमुख आधिया। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है हाल ही में किसने ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए संजय कुमार सिंह, बी राजनाथ सिंह, सी हरदीप सिंह पुरी और डी राजकुमार सिंह। तो दोस्तों याद रखिए कि हाल ही में राजकुमार सिंह ने ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल लॉन्च किया है। दोस्तों बिजली तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने हाल ही में ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल लॉन्च किया है। फ्रीक्वेंसी बनाए रखने के लिए AGC हर 4 सेकंड में बिजली संयंत्रों को सिग्नल भेजता है। इसके जरिए पोशो को बिजली संयंत्रों को सिग्नल भेजता है। दोस्तों याद रखिए कि हाल ही में ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल किसने लॉन्च किया है? तो राजकुमार सिंह ने। यह वर्तमान में कौन है? तो बिजली तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं राजकुमार सिंह। देखते हैं दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है कैरेबियाई राष्ट्र एंटीगुआ और बारबूडा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के कौन से सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? आपके ऑप्शन है ए 68वें, बी 85वें, सी 102वें सदस्य और डी 125वें सदस्य। तो दोस्तों याद रखिए कैरिबियाई राष्ट्र एंटीगुआ और बारबूडा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। दोस्तों भारतीय उच्चायुक्त डॉक्टर KJ श्रीनिवास की उपाधि में एंटीगुआ और बारबूडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पेरिस फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन
COP 21 के 21वें सत्र के दौरान 2015 से में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से ISA की शुरुआत की गई थी। दोस्तों ISA मतलब आपको याद रखना है क्या, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी स्थापना किसने, भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से की थी। और कब की थी, 2015 में। अब नजर डालें एंटीगुआ और बारबुडा की तरफ। तो दोस्तों एंटीगुआ की राजधानी सेंट जोनस और मुद्रा पूर्वी कैरिबियाई डॉलर है। दोस्तों एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री कौन है, तो गैस्टन ब्राउन वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री है। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको यह क्लास पसंद आई हो, कंटेंट यूजफुल लगा हो और हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हर कोने कोने तक लिंक को पहुंचा दीजिए। क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो या अगर आप लोगों की कोई स्पेशल डिमांड हो तो उसके बारे में भी बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।